लास्ट क्लास में ऑब्लिक इंसिडेंस पढ़ रहे थे, जिसमें इसमें कुछ डेरिवेशंस वगैरह हम लोगों ने किया था। ठीक है, ऑब्लिक इंसिडेंस में क्या देखा था कि अगर लाइट जो है किसी एंगल पे इंसिडेंस होगा, जैसे कि इस केस में अल्फा से इंसिडेंट हो रहा है, तो इस लाइट रे में 1 वाले और 2 वाले में पहले से ही पाथ का डिफरेंस आ जाएगा, और पाथ डिफरेंस होगा कितना, डी साइन अल्फा। तो इस जगह पे जो पहले मैक्सिमा मिलता था, अब मैक्सिमा मुझे नहीं मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा। वो क्या हो जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर कितना शिफ्ट हो जाएगा, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि y डिस्टेंस शिफ्ट हो गया, तो हमें ये निकालना है। तो सेंट्रल मैक्सिमा होता कहाँ पे, जहाँ पे डेल्टा x क्या होता है, 0 होता है। तो ऐसा भी सोच सकते हैं कि पाथ डिफरेंस डेल्टा x 0 होने का मतलब पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो इस जगह से जो लाइट रे आ रहा है, इस जगह से लाइट रे आ रहा है, इसके लिए पाथ डिफरेंस हम लोगों ने निकाला था, वो कितना निकल के आया था, डी साइन थीटा। तो ये पहला वाला रे कितना डिस्टेंस ज़्यादा चल रहा है, डी साइन अल्फा चल रहा है ज़्यादा। सेकेंड वाला रे कितना ज़्यादा डिस्टेंस चल रहा है, डी साइन थीटा। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए एक जनरल पार्ट डिफरेंस मैंने लिया, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू x2 माइनस ऑफ x1। तो x2 नीचे वाला अगर है तो मैं बिल्कुल इस जगह से लेंथ को एज्यूम करूंगा, तो वो कितना हो जाएगा, मान लो कि ये नीचे वाला जो लेंथ है वो s है, और ये लेंथ तो हमारा दिख ही रहा है, इट इज S2P, बराबर। तो इधर मैंने x2 का वैल्यू लिख दिया, और इस जगह पे मैंने x1 का वैल्यू लिख दिया, और जब इसका वैल्यू देखा तो वो डी साइन थीटा था, मैंने पुट कर दिया। और इधर से ये जो पॉइंट O के लिए हमारा मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा है, जिसके लिए डेल्टा x 0 है, उसके लिए पार्ट डिफरेंस का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, और उससे मुझे रिजल्ट निकल के आ गया, डेट इज दिस मच। और क्योंकि जनरली हम लोग एंगल को छोटा रखते हैं, तो छोटा रखेंगे तो टेन अल्फा इज इक्वल टू वाई बाई डी हो जाएगा। अभी तो छोटा करा नहीं, ये हमारा जनरल है, वाई इज इक्वल टू डी टेन अल्फा हो जाएगा। लेकिन अगर छोटा होगा तो मैं डी टेन अल्फा की जगह पे डी अल्फा लिख सकता हूँ, और अल्फा का भी वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है किस तरह का एंगल इंसिडेंट कराया है। इससे पहले हम लोगों ने और भी चीज़ें पढ़ लिए थे, ये सब बाद में तुम लोग चाहो तो देख लगते हो। ग्लास स्लैब वगैरह पुट किया था सोर्स के पास में। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फिर और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ऑब्लिक इंसिडेंस पे क्वेश्चन ऐसा है कि YDSE एक्सपेरिमेंट हो रहा था, और इस YDSE एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया है, सोर्स 1 और सोर्स 2 पे जो लाइट को फॉल कराया, वो इस तरफ से फॉल कराया, इस तरफ से फॉल कराया, कितने एंगल पे, अल्फा एंगल पे, एंड अल्फा इज स्मॉल। और इस जगह पे ओल्ड सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन था, लेट से इसको ओ नाम देता हूं मैं। तो पूछा गया फाइंड द, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी, और ये कैपिटल डी, सारे एजम्पशंस वैलिड है। तो पूछा गया फाइंड द थिकनेस of the glass slab that should be placed in front of one of the sources such that there is no shift of central maxima। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का 4/3 यूज कर लेना, बराबर। चलो सॉल्व करके बताओ क्या होगा इसका आंसर।
तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये जो सोर्सेस वगैरह दे रखे हैं उससे जो लाइट आ रहे हैं, मान लो कि ग्लास स्लैब वगैरह नहीं लगाया तो शिफ्टिंग किधर होगा, पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा, तभी तो मैं बता पाऊंगा यहाँ ग्लास स्लैब किधर इंसर्ट करना चाहिए, है ना। ये सोर्स है S1 और ये सोर्स है S2 और लाइट इस तरीके से आ रहा है, जो भी वेव्स, ये कुछ इस तरीके से वेव्स आया और आने के बाद फिर ये फॉल करेगा। तो क्योंकि अगर तुम्हें दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, तो इतना सा पाथ ज़्यादा चला है, कौन, सेकेंड वेव, और वो कितना डिस्टेंस है, अगर डी की बात करें तो डी साइन अल्फा, ठीक है, इतना डिस्टेंस चला है ज़्यादा, तो बेसिकली सेकेंड वेव ज़्यादा चला है तो फर्स्ट वेव को भी ज़्यादा चलना पड़ेगा, उसके लिए वो सेंट्रल मैक्सिमा को इस जगह पे बनाएगा, तो ये न्यू सेंट्रल मैक्सिमा होगा। लेकिन मुझे क्या करना है, इस सेंट्रल मैक्सिमा के पोजीशन को उसी जगह पे वापस से भेजना है, ओल्ड वाले लोकेशन पे। तो एक तो इस वेव वन को ज़्यादा लेंथ चलाने का तरीका ये भी है कि मैं ग्लास स्लैब पुट कर लूँ, तो जिस वेव के ऊपर हम लोग ग्लास स्लैब पुट करते हैं वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलता है, कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलता है याद करो, म्यू माइनस वन इंटू टी, बराबर। तो वेव्स इस जगह पे मिले और सेंट्रल मैक्सिमा इसी जगह पे ही बने, तो मैं दोनों वेव्स के लिए अब कैलकुलेट करूंगा, ये फर्स्ट वेव और ये सेकेंड वेव। तो सेकेंड वेव ने थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस चला है और वो कितना है, डी साइन अल्फा, है ना, डी साइन अल्फा। और इस वाले केस में मैंने एक ग्लास स्लैब इनपुट कर दिया इस जगह पे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस टी है। तो बोलो अब कौन कितना चला, लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों लेंथ के हिसाब से सेम चला, लेकिन ये वेव जो है एक्स्ट्रा डिस्टेंस चला है, वो कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चला है, म्यू माइनस वन इंटू टी। और नीचे वाला वेव कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चला है, ये डी साइन अल्फा चला है। तो क्या इन दोनों को इक्वल कर देना चाहिए, क्योंकि सोर्सेस का पार्ट डिफरेंस इस लोकेशन से लेना पड़ता है, हमें इस लोकेशन से लेना पड़ता है, तो इसीलिए हमारा आंसर आ जाएगा डी साइन अल्फा शुड बी इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू टी, और इधर से हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा डेट टी इज इक्वल्स टू डी साइन अल्फा अपॉन म्यू माइनस वन। अब जो भी चीज़ वैल्यूज वगैरह गिवन है हम लोग पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, साइन अल्फा काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा तो अल्फा लिख सकते हैं, म्यू का वैल्यू 4/3 गिवन है तो इसको पुट कर लेंगे और टी आ जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, इसमें एजम्पशन हम लोगों ने लिया हुआ है कि कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, ये सब एजम्पशन हम लोग लेते ही हैं, नहीं बोला गया है तो हम लोग को एज्यूम करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि फिर से YDSC एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लेकिन ऑब्लिक इंसिडेंस है, क्या, ये सोर्स वन है और ये सोर्स टू है, और लाइट जो इंसिडेंट हुए हैं स्मॉल एंगल पे इंसिडेंट हुए, एंगल कितना दिया हुआ है, दिस एंगल इज अल्फा 0.57 डिग्री में, ठीक है, इस तरह से, और सारे डिस्टेंस वगैरह गिवन है, देता हूँ यहाँ पे, ये जो d है इस d का वैल्यू गिवन है, डेट इज 1 मीटर ले लेते हैं, 1 मीटर, एंड स्मॉल d का वैल्यू भी गिवन है, स्मॉल d इज 1 mm, ठीक है। और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज किया गया है लैम्डा, दैट इज इक्वल्स टू 500 नैनोमीटर। तो अब पूछा गया
इस YTSC एक्सपेरिमेंट में अगर ये रेज इस तरीके से फॉल कर रहे हैं और ये जो पॉइंट है डेट इज O, तो क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, पोजीशन पूछा गया मतलब डिस्टेंस फ्रॉम O निकालना है तुम्हें। सेकंड इंटेंसिटी एट पॉइंट O, एंड थर्ड कि नंबर ऑफ मैक्सिमा लाइंग बिटवीन O एंड सेंट्रल मैक्सिमा, कहीं पे भी सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा होगा तो नंबर ऑफ मैक्सिमा इन बिटवीन O एंड सेंट्रल मैक्सिमा। सॉल्व करो। तो क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले तो ये निकालते हैं कि किस लोकेशन पे सेंट्रल मैक्सिमा आएगा, क्योंकि इस जगह पे दो सोर्सेस है S1 एंड S2, ऑब्लिक इंसिडेंस हो रहा है ऐसा। तो पार्ट डिफरेंस सेम करने के लिए इस लोकेशन पे मैं सेंट्रल मैक्सिमा बोल सकता हूँ। तो सेंट्रल मैक्सिमा का लोकेशन जो आएगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग, जहाँ पे डेल्टा x 0 होता है ना, और ये जो एंगल है अल्फा और ये जो एंगल है थीटा, ये दोनों क्या हो जाता है, सेम हो जाता है ना, याद है, एट सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि इस जगह पे डेल्टा x होता है 0, बिल्कुल। तो डेल्टा x 0 निकला, अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा आ गया, और मैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू अब लिख सकता हूँ y डिवाइडेड बाय d, ये डिस्टेंस कैपिटल D है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू d टेन थीटा, और थीटा बोलो या अल्फा बोलो बात एक ही है, और क्योंकि थीटा यहाँ पे छोटा है तो मैं इसको बोलूँगा d इंटू थीटा। d का वैल्यू 1 है और अल्फा का वैल्यू जो गिवन है वो कितना है 0.57, और ये डिग्री में गिवन है ना, तो मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 0.57 डिवाइडेड बाय 57, तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा। तो y कितना निकल के आया, y इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, है ना, y का वैल्यू मेरा आ गया है। अब दूसरा पार्ट पूछा गया है कि इंटेंसिटी ओ पॉइंट पे कितनी होगी, है ना, तो मुझे तो पहले ये देखना होगा कि इन दोनों का इंटेंसिटी कितना दिया है। अच्छा मैंने बताया नहीं इंटेंसिटी कितनी है, तो लेट्स से कि इंटेंसिटी जो है आई नॉट है S1 S2 का दोनों का, तो मैक्सिमा कितना हो जाएगा 4 I नॉट हो जाएगा, जहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा होगा, ठीक है। इंटेंसिटी ले लेता हूँ I नॉट, ऑफ ईच सोर्सेस। अब आगे चलते हैं, पॉइंट O के लिए इंटेंसिटी की बात करनी है, तो हम लोग इंटेंसिटी का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 into I2 कॉस डेल्टा, है ना, फेज डिफरेंस मुझे निकालना है, और फेज डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, पाथ डिफरेंस, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू k डेल्टा x, k कितना होता है 2 पाई बाय लैम्डा
इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस। this data. जो पाथ डिफरेंस होगा ओ पॉइंट के लिए वो तो इतना सा होगा, नीचे मैं याद करता हूँ, क्योंकि जो पॉइंट ओ है वो ये है, तो ये वाला और ये वाला डिस्टेंस तो सेम होने वाला है, लेकिन इतना सा लेंथ ज़्यादा चला हुआ है ये, और ये हो जाएगा हमारा डी साइन अल्फा, Alpha. है ना। तो डी साइन अल्फा का वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग इधर, दिस विल बी द पाथ डिफरेंस विच इज डी साइन अल्फा। लेमडा का भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 2 पाई बाय लेमडा, लेमडा कितना हो जाएगा, कितना दिया था मैंने, 500 नैनोमीटर था, 500 नैनोमीटर, 500 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू डी साइन अल्फा। डी का वैल्यू कितना था, 1 mm ना, 1. 1 इंटू 10⁻⁻3, और साइन अल्फा को अल्फा लिख देंगे, ये हो जाएगा 0.57/57, ये आ गया हमारा रेडियन। तो इसे कैलकुलेट करो और देखो डेल्टा फाई कितना निकल के आ रहा है, और फिर डेल्टा फाई का वैल्यू हम लोग इस जगह पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आई नॉट प्लस आई नॉट प्लस, अगर याद करो तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं इतना, इंटेंसिटी I इज इक्वल्स टू 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2। याद है, अगर I1 I2 इक्वल होता है I0 के बराबर, तो ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं। जैसे इसमें डेल्टा 5 का वैल्यू पुट कर लो 2 पाई, तो कितना हो जाएगा, कॉस पाई हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर पाई कितना हो जाएगा, 1 ना, तो 4I0 हो जाएगा। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या हुआ, मैक्सिमम मिला मुझे। तो इस तरह से मैक्सिमा और मिनिमा का इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। अगर डेल्टा पाई पुट कर लो तो पाई/2 हो जाएगा, विच विल बी 0, इंटेंसिटी हो जाएगी 0, तो मैक्सिमा मिनिमा भी निकल सकता है। तो डेल्टा फाई कितना आ रहा है बताओ, निकाला क्या किसी ने, Wait a minute. तो डेल्टा फाई कितना आ गया हमारा, 40 पाई, और कितने पे हम लोग को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, 2n पाई पे। डेल्टा फाई अगर 2n पाई होता है तो हमें क्या मिलता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे भी मुझे क्या मिलने वाला है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने वाला है। तो इंटेंसिटी ओ पे कितनी हो जाएगी, बोलो बोलो, 4I0 ना, 4. 4I0। अब देखो लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया कि बीच में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा आए, तो बीच में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा आया वो इसी कैलकुलेशन से हमें पता चलेगा। डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 40 पाई आ गया है ना, तो कितना मैक्सिमा मिनिमा आ गया बीच में, सोचो, क्योंकि जहां पे सेंट्रल मैक्सिमा होता है, थर्ड, जिस जगह पे सेंट्रल मैक्सिमा होता है उस जगह पे डेल्टा एक्स कितना होता है, 0, और जहाँ पे लोकेश पॉइंट ओ है उस पॉइंट ओ पे जो वैल्यू आ रहा है डेल्टा फाई का, सॉरी डेल्टा फाई भी 0 होना चाहिए, और डेल्टा फाई का वैल्यू इस लोकेशन पे कितना आ रहा है, 40 पाई। तो बताओ बीच में कितने आ गए, और हमारा 2n पाई हो सकता है,
तो n का वैल्यू तुम 0 पुट करोगे तो ये आएगा, 1 पुट करोगे n का वैल्यू तो कितना आएगा 2 पाई। 2 पाई। और इस तरीके से पुट करते जाओ, जब हम लोग n का वैल्यू पुट करेंगे 10 तो 20 पाई आएगा, और जब हम लोग n का वैल्यू पुट करेंगे 20 तब कितना आ जाएगा 40 पाई आएगा। 40 पाई। तो बीच में कितने मैक्सिमा मिले मुझे, काउंट कर सकते हैं क्या, 19 तक, है ना, बोलो। तो इस तरीके से ये टोटल 19 मैक्सिमा हमें मिल गया। 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते सर हैं, साथ ही साथ हाँ ओ को भी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है बिटवीन, तो सेंट्रल मैक्सिमा और पॉइंट ओ खुद मैक्सिमा है, तो उसको एक्सक्लूड करके हमें लिखना है। अगर वो रहते 21। तब तो दोनों इंक्लूड करा तो 21 हो जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये भी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा बोले गया कि पूरा YDSE सेटअप को, इफ YDSE setup is performed inside water of refractive index mu1, then find the phase difference, then find the phase difference at point O. Let's say that the wavelength is lambda in air। ठीक है, तो कंप्लीट सेटअप को पुट किया गया है, और साथ ही साथ एक ग्लास स्लैब को भी पुट किया गया। वो पॉइंट पे तुम्हें बताना है कितना हो, और एक ग्लास स्लैब को पुट किया गया इस लोकेशन पे ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2। A glass slab of refractive index mu2 is also kept at S2। सॉल्व करो। तो अगर हम लोग इस जगह पे ऑप्टिकल पाथ लेंथ को अच्छे तरीके से जाने, तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ हम लोगों ने किस तरीके से निकाला था, डेट वाज म्यू टी। लेकिन जब हम लोग म्यू इंटू टी लिखा रहे थे तो म्यू क्या था हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर। लेकिन अगर कोई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो तो क्या म्यू की जगह पे म्यू रिलेटिव लिखना चाहिए था मुझे, बिल्कुल हाँ। तो अगर ऐसा आता तो कितना एक्स्ट्रा पाथ चलना पड़ता, एक्स्ट्रा पाथ जो चलना पड़ता डेट शुड बी म्यू रिलेटिव -1 इंटू टी, इतना चलना चाहिए था, बराबर। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स। सो दिस विल बी द पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स आ जाएगा, और डेल्टा फाइव इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स यूज करते हैं हम लोग। जब हम लोग के डेल्टा एक्स यूज करते हैं तो के का वैल्यू होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू, ये आ जाएगा म्यू रिलेटिव -1 इंटू टी। लेकिन जो लेमडा है, अब क्योंकि पूरा का पूरा सेटअप जो है वो पानी के अंदर डिप कर दिया गया है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, और इस जगह पे पुट किया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। अभी तो ऑब्लिक इंसिडेंस कराया भी नहीं है मैंने, और इस जगह पे हाँ पॉइंट आ रहा है ना, जो भी है,
लेकिन ये जो रेज हैं वो किस मीडियम में, अभी म्यू1 में है, और हमें जो लैम्डा दिया गया है वो एयर में दिया गया है। तो क्या यहाँ पे लैम्डा मुझे वाटर वाला पुट करना चाहिए? बिल्कुल हाँ। तो वाटर वाला लैम्डा मुझे निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाला था, याद है क्या? म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाय वी होता है, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। हाँ तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हम लोग बोल सकते हैं। तो हो जाएगा म्यू2 डिवाइडेड बाय म्यू1 इज इक्वल्स टू, बोलो कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा लैम्डा 1 जो कि एयर में है, और नीचे आ जाएगा लैम्डा 2। सो इधर से हम लोग लैम्डा निकाल सकते हैं। ये क्या है, एयर है, तो एयर का तो 1 होता है, उसको पुट कर लो, और ये 1 है बेसिकली, इज इक्वल्स टू, नहीं समझ में आया क्या? मैंने 1 और 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया तो कंफ्यूज हो गया होगा। इस जगह पे देखो, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा एयर डिवाइडेड बाय लैम्डा इन वाटर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ये तो हमारा 1 होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है, म्यू1 इज इक्वल्स टू लैम्डा, एयर में लैम्डा दे रखा है, और ये लैम्डा वाटर मैंने डैश लैम्डा डैश यूज किया। सो लैम्डा डैश विल बी इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू1। आया ना, समझ में आया? तो हाँ लैम्डा डैश निकल के आया, और लैम्डा डैश का वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू म्यू1, और म्यू रिलेटिव कितना है, म्यू2 डिवाइड बाय म्यू1 माइनस 1 इंटू टी, और म्यू1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू टी। सो दिस विल बी द फेज डिफरेंस। बोलो समझ में आया सबको? तो काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन था। अगर पूरे वाईडीएसी सेटअप को मैं डिप कर दूं वाटर में, पानी में डिप कर दूं, तो जब फ्रिंज विड्थ की बात आती है तो विड्थ में मुझे लैम्डा पुट करना पड़ता है। मैं बीटा ले लेता हूँ, बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो सारे वैल्यूज तो अनचेंज रहेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लैम्डा बढ़ा या घटा, वेलोसिटी घटता है ना, तो लैम्डा भी क्या होगा, घटेगा, और लैम्डा घटेगा तो बीटा क्या हो जाएगा, घटेगा। तो इस तरीके से हम लोग इफेक्ट को चेक कर सकते हैं। बात समझ में आई क्या? हाँ। हाँ। चलो अब आगे हम लोग चलते हैं। और भी इसमें मॉडिफिकेशंस वगैरह होते हैं, देखो किस तरह के मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। मॉडिफिकेशंस में एक आता है, दैट इज लॉयड्स मिरर। तो मैं शायद ही कहीं पे दिखेगा ये चीज़, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन में तुम्हें समझा के दिया जा सकता है, तो तुम लोग आराम से कर सकते हो। कुछ खास ज़्यादा मतलब कि वो है नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें एडवांस चीज़ लगेंगे। सिंपल सा इसका मॉडिफिकेशन है, इसने क्या किया, एक मिरर लिया और इस मिरर को इस जगह पे प्लेस कर दिया, और स्क्रीन है इस जगह पे, ये स्क्रीन, और इस जगह पे एक सोर्स पुट किया, दिस इज द सोर्स। ठीक है, कुछ डिस्टेंस वगैरह दिए गए हैं, वो सब भी मैं शो कर देता हूँ, कितना डिस्टेंस दिया गया। इस लोकेशन से जो डिस्टेंस है, और ये सब जो डिस्टेंस है सारे गिवन है। क्या जूम कर लो इन सभी डिस्टेंस को, ए बी सी डी करके जूम कर लेता हूँ मैं। तो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज सी, और इस लोकेशन पे है सोर्स। तो लाइट क्या करेगा, निकलेगा, लाइट जो है वो सोर्स से बाहर निकलेगा। लेकिन हमें ये भी पता है ये जो प्लेन मिरर है वो क्या करेगा, एक इमेज को क्रिएट करता है।
तो जो लाइट है वो इस तरीके से आएगा, इस जगह पे फॉल करेगा और फिर ये फॉल करने के बाद फिर इस तरफ निकल जाएगा। लाइट इस तरफ से आया और इस तरफ से होते हुए निकल गया और इसको डॉटेड लाइन से मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो एक सेकेंडरी सोर्स मुझे, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज मुझे बनते हुए दिख रहा है। मतलब इसको अगर मैं S1 बोल रहा हूँ तो एक सेकेंडरी सोर्स इमेज की तरह मुझे बनता हुआ दिख रहा है। और ये दोनों जो सोर्सेस हैं वो क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे आसपास आपस में, और इसके इंटरफेरेंस के कारण से मुझे फ्रिंजेस बनते हुए दिखेंगे। कहाँ पे, स्क्रीन पे। ये ऐसा है, इसको थोड़ा तो ये लाइट इस तरीके से आया, रिफ्लेक्ट करके चला गया। बराबर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग देखें तो हम लोग चाहें तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेट से कि इससे इस लोकेशन का डिस्टेंस जो है वो कुछ दिया गया, ई एज्यूम कर लो, कुछ भी है, ABCD E, और दोनों सोर्सेस के बीच का फिर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D, क्योंकि ये S1 सोर्स है और ये S2 सोर्स है, और S1 S2 सोर्स आपस में जाकर के मैच कर रहा है। S2 सोर्स से जो लाइट निकल रहा है वो बस इतना सा एरिया में ही फॉल कर रहा है, ये सिर्फ इतने से एरिया में फॉल कर रहा है। मैं वापस इसको दिखाता हूँ। तो ये जो ग्रीन से बना हुआ है ये किससे लाइट निकल रहा है, S2 से। अब S1 से लाइट देखते हैं। S1 से जो लाइट निकलेगा वो तो हर एक जगह में निकल सकता है ना, हर एक डायरेक्शन में निकल सकता है। तो S1 से इस पूरे एरिया में लाइट फॉल कर सकता है, स्क्रीन के ऊपर पूरे एरिया में फॉल कर सकता है। लेकिन इंटरफेरेंस होने के लिए क्या सोर्स 1 और सोर्स 2 दोनों का लाइट मिलना चाहिए। तो जो ऐसा एरिया जिसमें दोनों के फॉल कर रहे हो लाइट, उसी लोकेशन पे सिर्फ इंटरफेरेंस हो सकता है। तो इसी एरिया में या फिर इसी लोकेशन पे तुम्हें सिर्फ इंटरफेरेंस पैटर्न या फ्रिंजेस मिलते हुए तुम्हें दिख सकते हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं दिख सकते हैं। तो ये हमारा मॉडिफिकेशन है, इसमें हम लोग हर एक का वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे स्मॉल डी है, स्मॉल डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर ई एक डिस्टेंस है तो ये 2E हो जाएगा। कैपिटल डी कितना हो जाएगा, कैपिटल डी विल बी इक्वल्स टू A+B+C, ये हो जाएगा। और फिर मैं मैक्सिमा मिनिमा का वैल्यू निकाल सकता हूँ इस y लोकेशन पे, मैक्सिमा मिनिमा कितना होगा। तो सारे जम्पन्स वही वैलिड है हमारे। कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, मच मच ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। सो y का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू n कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए n लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, इस तरीके से यूज कर लेंगे। और बीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन है और इसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट होगा जो कि हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसमें चेंजेस आते हैं, क्योंकि फ्रिंज विड्थ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पे बनेगा ये हमारा चेंजेस आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को मैं थोड़ा देर के बाद बताऊंगा, क्योंकि जब इससे रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन के टाइम पे फेज का चेंजेस आ जाते हैं, डिफरेंस आ जाते हैं, तो हम लोग आगे थोड़ा देखेंगे। लेकिन ओवरऑल जो फॉर्मूलेज हैं एग्जैक्टली सेम रहेंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। इसको और दूसरे तरीके से भी
बनाया जा सकता है करने के लिए। कैसा कर दिया जाएगा कि जो मिरर है वो कुछ इस तरीके से रखा। सेकंड सेटअप मैं बता रहा हूँ, ये मिरर इस जगह पे रख दिया है और एक सोर्स इस जगह पे रख दिया है S1, और ये हमारा स्क्रीन है। और अगर ऐसा सेटअप है और ये डिस्टेंसेस वगैरह गिवन है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज A, दिस डिस्टेंस इज B, तो ये सोर्स S1 है और ये सोर्स S2 बनेगा। S2 कौन सा बनेगा, पहले S1 के कारण से लाइट रे दिखा देता हूँ। S1 से लाइट रे इस तरीके से निकलेगा और ये इस पे फॉल करेगा। सेम वे में S1 से लाइट रे ऐसे निकलेगा और इस पे फॉल करेगा। तो इस तुम्हारे स्क्रीन पे ये जो लाइट रे फॉल कर रहे हैं, ये बेसिकली किससे लाइट रे आ रहे हैं, ये लाइट रे जो आ रहा है इसको अगर बैक ट्रेस करें तो S1 के इमेज से आ रहा है, जिसको हम लोग S2 नाम देंगे। और कितने डिस्टेंस पे होगा, वो भी A डिस्टेंस पे ही होगा, बराबर A डिस्टेंस पे ही होगा। और इंटरफेरेंस किस जगह में होगा, क्योंकि S1 से जो लाइट निकलेगा वो किसी भी डायरेक्शन में निकल सकता है, किसी भी डायरेक्शन में निकल सकता है, लेकिन जो कॉमन एरिया होगा जिसमें दोनों के लाइट फॉल कर रहे हैं, सिर्फ इंटरफेरेंस उसी में होगा। तो इतना सा एरिया जो है दैट इज कॉमन S1 और S2 के लिए, तो इस जगह पे इंटरफेरेंस होगा। और इस लोकेशन पर अगर इंटरफेरेंस होगा तो हम लोग अब सारे के सारे काम कर सकते हैं। ये काइंड ऑफ ऐसा अब सिचुएशन आ चुका है कि दो सोर्सेस हैं S1 एंड S2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है D इज इक्वल टू 2A, और इस जगह पे स्क्रीन है जो कि इस लोकेशन से D डिस्टेंस पे विच इज इक्वल टू B, और ये सोर्सेस क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो इंटरफेरेंस जो फ्रिंजेस मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, सर्कुलर मिलेंगे इस केस में, याद करो मैंने ऊपर बताया था, क्योंकि इस लोकेशन से डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस फिक्स हो जाएगा, तो मुझे एक रेडियस में मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब इसके लिए भी हम लोग डेरिवेशंस वगैरह कर सकते हैं, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि एजम्पशंस वैलिड है, d इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल d, मच मच ग्रेटर देन लैम्डा, तो पाथ डिफरेंस जो हो जाएगा दिस विल बी डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, अगर ये एंगल तुमने थीटा जूम करा है तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा, सो हो जाएगा d cos थीटा। और फिर पाथ डिफरेंस से तुम लोग निकाल सकते हो सारे के सारे चीज़। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। और ये जो y डिस्टेंस होगा tan थीटा इज इक्वल टू y बाय d हम लोग लिख सकते हैं, एंड cos थीटा इज इक्वल टू, उस जगह से ये डिस्टेंस d है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल, अगर ये वैलिड है तो दिस विल बी d cos थीटा। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम लोग आगे सारे के सारे काम कर सकते हैं। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस है, एक बायपोलर प्रिज्म भी आता है, उससे भी हम लोग काम करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, ये प्रिज्म होता है कुछ इस टाइप का, काफ़ी थिन प्रिज्म होता है, और सोर्स को इस जगह पे पुट किया जाता है, और इस जगह पे सोर्स पुट होने के कारण से जो लाइट रेज निकलेंगे बेसिकली नीचे वाला प्रिज्म है और ऊपर वाला प्रिज्म है ना। तो एक सोर्स ऊपर बनेगा S1 और दूसरा सोर्स बनेगा नीचे S2, और इसके कारण से लाइट रेज बाहर निकलेंगे। एक मिनट, ऐसे आएगा,
तो जो कॉमन एरिया होगा उस जगह पे वापस से इंटरफेरेंस पैटर्न तुम्हें मिलता हुआ दिखेगा। और इंटरफेरेंस होने के बाद फिर हम लोग फिर वो सारा का सारा वैल्यूज वगैरह निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दो सोर्सेज जो मिले हैं हमें, एक सोर्स S1 मिला है इस लोकेशन पे और ये सोर्स S2 मिला है, डॉटेड लाइन से मैच कराएंगे तो हमें दिख जाएगा इस तरीके से। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तुम्हें गिवन होगा, या फिर एक्सपेरिमेंट से हम लोग डी डिस्टेंस को निकालते हैं और ये डिस्टेंस तुम्हें गिवन होगा डी। तो फिर से वही फ्रिंज विड्थ वगैरह का जो फॉर्मूला होगा सेम यूज कर सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये सब ऐसे मॉडिफिकेशंस हैं जो कि क्वेश्चन में अगर आया तो तुम्हें डिस्क्राइब करके देगा, यहाँ ये चीज़ इसमें ये है और इसको हम लोग इस तरीके से करते हैं। अब आगे चलते हैं, डेट इज थिन फ्रिज। अच्छा बताओ, जो इंटरफेरेंस होगा क्या सभी वेव्स के कारण से हो सकते हैं या फिर सिर्फ लाइट वेव का ही वाईडीएससी होगा? क्या बोल सकते हैं हम लोग? हम्म ये जो वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट है ये तुम्हारा किसी के लिए भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वेव हो या फिर लाइट हो तभी होगा। ये तुम्हारा अगर साउंड वेव हो तो भी तुम्हारा वाईडीएससी, तो भी देखो वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था कि दो सोर्सेस लेकर के इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट कराया गया था। तो इंटरफेरेंस तो जो भी वेव्स होंगे सभी के क्रिएट होंगे, वो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा सिर्फ लाइट ही होना चाहिए। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेस्नल्स बायप्रिज्म। फ्रेस्नल्स बायप्रिज्म इसका नाम है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। एक आता है हमारा थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म के लिए क्या करना पड़ेगा समझते हैं। थिन प्रिज्म क्या है? हम लोगों ने अक्सर देखा है कि अगर कोई भी लाइट रे एक सोप बबल से पास होती है तो वो सोप बबल काफ़ी ज़्यादा साइन करता हुआ दिखता है, इन द सेंस उसमें मुझे रेड कलर, वॉयलेट कलर, ब्लू कलर चमकता हुआ दिखता है, वाइट ही नहीं दिखता है ना। वाइट दिखेगा तो मैं बोल सकता हूँ कि सारे के सारे कलर मिल रहे हैं और वो मिक्सअप होकर के मेरे आंखों पे पड़ रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक ही कलर हमारे आंखों पे पड़ रहा है तो हमें वो कलर दिखता है। या फिर एक और तरीका है सिंगल कलर दिखने के, कि इंटरफेरेंस कुछ इस तरीके से क्रिएट हो कि उस कलर का, रेड कलर का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बने और बाकी का डिस्ट्रक्टिव बने, मिनिमा बन जाए। एक का मैक्सिमम बनेगा तो वो मैक्सिमम मुझे दिखेगा और मिनिमा वाला नहीं दिखेगा। चलो तो आगे चलते हैं हम लोग। थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस में मैंने अभी छोटा सा शॉर्ट चीज़ तुम लोग को बताया कि अगर लाइट रे किसी भी एक बबल से पास करते हैं या फिर कोई भी एक ऐसा थिन फिल्म से पास होता है तो उस थिन फिल्म से पास होने के कारण से जो वाइट लाइट है वो हमें किसी और कलर का बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये जो वाइट लाइट है उसमें कलर्स अलग अलग तरीके से मैक्सिमा मिनिमा का पैटर्न क्रिएट करते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर देखा था, बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी।
तो अगर तुम्हारे पास रेड के लिए लैम्डा बात करें और वॉलेट के लिए लैम्डा की बात करें, तो ज़्यादा किसके लिए होता है? रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। और वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण से मैं बोल सकता हूँ कि बीटा भी रेड के लिए ज़्यादा होगा और बीटा वॉलेट के लिए कम होगा। अगर बीटा ज़्यादा हुआ तो उससे क्या होगा? फ्रिंज विड्थ ज़्यादा बड़ा बड़ा सा बनेगा और ये इसका फ्रिंज विड्थ छोटा छोटा बनेगा। मतलब स्पेसिंग इस वाले में ज़्यादा होगा, इस वाले में स्पेसिंग क्या होगा? कम होगा, है ना। तो जिस लोकेशन पे मुझे देखना है वो पर्टिकुलर लोकेशन पे मुझे कुछ भी चीज़ें दिख सकते हैं। जैसे सेंट्रल मैक्सिमा से मैं इस पॉइंट पी पे गया, तो यहाँ पे अगर रेड का मिनिमा मिल रहा है मुझे, तो वॉलेट का मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी कलर का मिक्सचर बनेगा वो मुझे यहाँ पे दिखेगा। सेम केस यहाँ पे भी है। जब थिन फिल्म होते हैं तो थिन फिल्म में इंटरफेरेंस होता है। अब कैसे इंटरफेरेंस होता है उसको हम लोग देखते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा साउंड वे में चीज़ों को मैं बता देता हूँ। याद करो, जब हम लोग ऑर्गन पाइप वगैरह लिए थे तो उसमें रिफ्लेक्शंस होते थे, है ना। और रिफ्लेक्शन पे हमारा फेज चेंज होता था। डिपेंड करता था कि बाउंड्री कैसा, रिजिड बाउंड्री है या फिर हार्ड बाउंड्री है, रिजिड बाउंड्री है, या फिर हमारा फ्री सरफेस है, या फिर एक ऐसा सरफेस है या फिर बाउंड्री है जो कि डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम का तो नाम सुना है, जो कि रेयर मीडियम है, मतलब उसकी डेंसिटी रिलेटिवली कम है। जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग में देख लेते हैं। वेव ऑन स्ट्रिंग में अगर ये रस्सी के डेंसिटी की बात करें, इसकी डेंसिटी रो 1 है और इसकी डेंसिटी रो 2 है, और एक पल्स को इस तरफ क्रिएट करा करके सेंड करा है, तो इस वाले में क्या हो जाता था और इस वाले में अगर रस्सी इस तरीके से और डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2, इस वाले केस में क्या है? रो 2 इज ग्रेटर देन रो 1, और पल्स इस तरफ से क्रिएट करा करके तुमने सेंड किया। बोलो क्या होता है दोनों केस में? एक पल्स तो ट्रांसमिट हो जाएगा और एक पल्स क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो पहले वाले केस में जो ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट का तो कोई इशू नहीं है, वो ऑलवेज इसी तरीके से आगे जाएगा। लेकिन जो रिफ्लेक्ट होगा वो रिफ्लेक्टेड वेव या तो जीरो पे रहे फेज में या फिर पाई फेज में चला जाएगा, बराबर। तो इस केस में जो फेज होगा वो डेंसिटी क्योंकि इस वाले पोर्शन की कम है तो ये अपोजिट फेज में चला जाता है, अपोजिट फेज में चला जाता है। और इस वाले में क्या होता है? फेज का चेंज नहीं होता है। जो ट्रांसमिटेड वेव होते हैं वो सेम में होता ही है, और जो रिफ्लेक्टेड होता है वो रिफ्लेक्टेड भी, तो ये इस तरीके से चला जाए, ठीक है। अब बताओ अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए? ये तो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। अगर तुम इसको अच्छे तरीके से देखो तो पाई का फेज चेंज हुआ, फेज चेंज ऑफ पाई, और इसमें कितने का चेंज हुआ? नो फेज चेंज, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डेंसर मीडियम से अगर रिफ्लेक्शन होता है तो पाई का फेज चेंज आएगा, है ना, क्योंकि इसमें क्या था? डेंसिटी ज्यादा थी। तो डेंसर मीडियम से अगर रिफ्लेक्शन होता है तो पाई का फेज चेंज होगा। लेकिन अगर कोई भी वेव ट्रांसमिट हो जाता है तो ट्रांसमिटेड वेव का कोई भी फेज चेंज नहीं होता है। देखो ये ट्रांसमिटेड वेव, तो नोट में हम लोग डाल के लिखते हैं reflected wave will suffer a phase change of pi
only if it is reflected from denser medium। तो इस बात का याद रखना, केवल केवल डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन में पाए का फेज चेंज होगा, ठीक है। और रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो तो कोई भी फेज चेंज नहीं होगा, और ट्रांसमिशन हो तो भी फेज चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो देयर विल बी नो फेज चेंज if it is reflected from a rarer medium and if it is transmitted in any medium। तो हमेशा याद रखना, रिफ्रैक्शन में तो कभी भी, रिफ्रैक्शन बोलो या ट्रांसमिशन बोलो, बात एक ही चीज है। रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन बोलो, बात एक ही चीज है। तो रिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन में कभी भी फेज चेंज नहीं होता है, नो फेज चेंज। केवल रिफ्लेक्शन में होता है, और वो भी कब, अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट किया है तो पाई का फेज चेंज होगा। बस ये दो चीज को तुम लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है, और बात समझ लो, हमारा काम हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम लोग फिल्म में आते हैं। तो मान लो कि मेरे पास काफी ज्यादा थिन एक फिल्म है, लेकिन इसको मैं थिक थोड़ा बनाता हूँ। फिल्म होता क्या चीज है, अगर एक सोप बबल है तो सोप बबल क्या होता है, ये काफी ज्यादा थिन होता है, और उसका इंटरफेस ऐसा होता है, ये सर्कुलर पार्ट बना दूं मैं अगर, तो इस जगह पे होता है एयर, इस जगह पे होता है लिक्विड, और इस जगह पे होता है एयर। इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी वाटर है या सोप सॉल्यूशन है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो चुका है, ये इस जगह पे एयर है और इस जगह पे एयर है। तो डेंसर मीडियम कौन सा है, ये वाटर वाला है डेंसर मीडियम, और ये दोनों ऊपर वाले क्या है, रेयर मीडियम है। अब कोई भी जो लाइट रे इंसिडेंट होता है, अब कोई भी जो लाइट रे इंसिडेंट होते हैं उसके दो टुकड़े हमेशा होते हैं। एक टुकड़ा क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, और दूसरा टुकड़ा क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। तो लेट से इसका दो टुकड़ा हुआ, एक टुकड़ा चला जाएगा नीचे अंदर, और दूसरा टुकड़ा क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। एक रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन में फेज चेंज होता है, कितने का फेज चेंज होगा, पाई का। तो इसमें डेल्टा फाई मिल गया तुम्हें पाई। लेकिन क्या डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ है, इस बात को जरूर चेक कर लेंगे। हाँ, इसमें डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ है तो पाई का फेज चेंज। लेकिन ये जो दूसरा रे नीचे गया है, ट्रांसमिट हुआ है, उसमें फेज चेंज होगा क्या, नहीं। डेल्टा फाई कितना होगा, 0 फेज चेंज। और डेल्टा फाई बोल रहे हैं मतलब इसके रेस्पेक्ट में, जो एयर में इंसिडेंट लाइट रहता उसके रेस्पेक्ट में फेज चेंज कुछ नहीं हुआ। अब ये जो लाइट रे ट्रांसमिट हुआ है, अब इसका भी दो टुकड़ा होगा, एक तो लाइट रे क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और एक लाइट रे क्या कर जाएगा, ट्रांसमिट कर जाएगा। ट्रांसमिट से तो मुझे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये लाइट रे मैं नहीं देख पाऊंगा, देख कौन सा पाऊंगा मैं, हाँ। तो यहाँ पे आया रिफ्लेक्टेड। अब ये बताओ इसमें फेज चेंज होगा कि नहीं, इसमें डेल्टा फाई फेज चेंज होगा कि नहीं, नहीं होगा फेज चेंज। क्यों, क्योंकि ये रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ है, तो फेज चेंज कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये वेव 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 तो बेकार ही है, काम का नहीं। तो 4 और 3 में कोई भी फेज चेंज नहीं है, और 3 और 1 में भी कोई फेज चेंज नहीं है, तो 4 और 1 बेसिकली सेम फेज में। अब फाइनल रे की बात कर लेते हैं, जो फाइनल रे बाहर निकलेगा, रेड कलर यूज करता हूँ। फाइनल रे में इस 4 वाला वेव का
दो पार्ट होगा, एक तो वेव जो कि ट्रांसमिट हो जाएगा और एक वेव जो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। तो रिफ्लेक्टेड वेव किसी काम का नहीं है मेरा, ये वाला वेव काम का है, क्योंकि ये ट्रांसमिट हुआ है, और ये वाला जो वेव सेकंड वाला वेव है वो हमारे काम का है, क्योंकि यही दोनों वेव्स क्या करने वाले, इंटरफेयर करने वाले हैं। इन दोनों का इंटरफेरेंस मुझे सामने दिखेगा। लेकिन ये जो वेव वापस से ट्रांसमिट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, फिर वापस से आएगा, तो इसकी इंटेंसिटी जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो गई होती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो उसके कारण से इस नोटिसेबल नहीं होता है। लेकिन इन दोनों की इंटेंसिटी फिर भी उतनी होती है कि वो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न करा करके दे सकता है। हो तो तुम्हारा इस वेज से भी सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो 11 और 6 से भी इंटरफेरेंस हो सकता है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत कम होती है, इसीलिए हम उस सभी रेस को कंसिडर नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ 2 और 6 वाले रेस को कंसिडर करते हैं। चलो, अब इसका मैं इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट कराना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि मैक्सिमा मिनिमा का क्या कंडीशन होगा। तो लाइट रे इस जगह से निकला था 1 से, और इस समय कोई भी फेज डिफरेंस नहीं था। जैसे एक रिफ्लेक्ट कर गया और एक रिफ्रैक्ट कर गया, तो फेज डिफरेंस आने लग गया, है ना। तो मैं एक फेज डिफरेंस नहीं, पहले पाथ डिफरेंस देखना चाहता हूँ। पाथ डिफरेंस देखना चाहता हूँ कि 2 और 6 में कितना है पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 6। तो उसके हिसाब से मैं लेमडा का वैल्यू पुट बता पाऊंगा, है ना। ये जो थिकनेस है वो टी है। बताओ 2 वाला लाइट रे कितना लेंथ चला एक्स्ट्रा में, एक्स्ट्रा में, क्योंकि इसके पास फेज डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस के क्रॉसपॉन्डिंग कितना लेंथ चल दिया, डेल्टा फाई इज इक्वल टू होता है के डेल्टा एक्स, विच इज पाई 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, और पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 2। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट करेगा वो लैम्डा बाई 2 ज़्यादा चलेगा। बिल्कुल सही। तो सेकेंड वाला लाइट रे जो है वो लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस ज़्यादा चला, और जो सिक्स्थ वाला लाइट रे है वो कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चला। एक्स्ट्रा कितना चला, क्योंकि इसने नीचे गया, नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आया और फिर यहाँ पे आकर के इंटरफेरेंस करा। ये लाइट रे तो इधर से ही आकर के इधर मिल चुका है ना, तो ये डिस्टेंस तो कॉमन है, लेकिन इतना सा डिस्टेंस ये तो एक्स्ट्रा चला, तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2t। लेकिन फिर से देखो मीडियम कौन सा है, म्यू, तो इसने एक्स्ट्रा कितना चला, म्यू टी चला, 2 म्यू टी। सो दिस विल बी द पाथ डिफरेंस। और ये पाथ डिफरेंस से हम लोग ये बता सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होगा। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखो ये जो पाथ डिफरेंस है तुम इस तरीके से भी लिखोगे तो भी चलेगा, 2 म्यू टी माइनस ऑफ लैम्डा बाई 2। दोनों में कोई भी तरीका तुम चूज कर सकते हो, क्योंकि डेल्टा एक्स से निकलेगा डेल्टा फाइव प्लस हो या माइनस हो, कॉस में पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इसको उस तरीके से चेंज कर लूँगा, क्योंकि फॉर्मूला हमें निकालना होता है। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो वैल्यू पुट कर लेता हूँ, 2 म्यू टी माइनस ऑफ लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एन लैम्डा। सो 2 म्यू टी कितना आ जाएगा, n plus 1 by 2 lambda, so 2 mu t is equals to 2n plus 1 lambda by 2। तो ये मेरे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला निकल के आया। 2n plus 1 by 2 जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव के लिए यूज होता है, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो इस बात का ध्यान रहे।
फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, 2n+1 या फिर 2n-1, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव में ऑड मल्टीपल होना चाहिए, तो 2n-1 λ/2 ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला मेरे को बढ़िया मिलेगा, इसीलिए +1 वाला भी ले सकते हैं। तो टी हो जाएगा 2μt माइनस λ/2 इज इक्वल्स टू 2n-1/2 इंटू लैम्डा। इसको ओपन करो तो कितना हो जाएगा, n लैम्डा और माइनस ऑफ λ/2, और ये आ गया 2μt माइनस λ/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2μt कितना आ जाएगा, n लैम्डा के बराबर। जस्ट पलट गया है, जस्ट उल्टा हो गया। इस पे क्या मिल रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एन लैम्डा पे क्या मिलता था, कंस्ट्रक्टिव मिलता था ना। तो तुम इस तरीके से याद रखो कि जब भी थिन फिल्म इंटरफेरेंस होगा तो जो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला होता है वो डिस्ट्रक्टिव के लिए हो जाएगा। 2n-1 λ/2 इज इक्वल्स टू 2μt हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव के लिए, और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव वाला फॉर्मूला विच इज एन लैम्डा। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हो जाएगा। याद रहेगा क्या? हाँ अब इस चीज को याद रखना, एन का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं जितना भी हो, ये डाल करके स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या चीज है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह। तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन, क्या था, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन। याद करो ऊपर जो हम लोगों ने एक चीज देखा था, मिरर से रिफ्लेक्शन कराया था यहाँ पे, है ना। तो मैंने क्या बोला था, क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ है डेंसर मीडियम से तो पाई का फेस चेंज हो जाएगा। तो ग्रीन वाले जितने भी सारे लाइट रे हैं इन सभी का डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ है, इसीलिए ये पाई फेज डिफरेंस से आगे चलेगा। मतलब कि इन सभी में कितना एक्स्ट्रा पाथ चला हुआ, λ/2। और मैंने क्या बोला, सिंपल सा चीज, जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनना चाहिए वहां पे क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या पुट करेंगे हम लोग, n λ/d, और कंस्ट्रक्टिव तो हो गया, सॉरी कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या, ऑड वाला मल्टीपल 2n-1 ले लो या फिर 2n+1 ले लो, जो भी लेना है तुम अपने हिसाब से ले सकते हो। 2n-1 λ/d/2d। समझ में आया फॉर्मूला क्यों इंटरचेंज हो गया, अरे बोलो फॉर्मूला क्यों इंटरचेंज हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ है। तो S2 के सारे रेज में λ/2 एक्स्ट्रा पाथ ऐड हो जाएगा रिफ्लेक्शन के कारण से। जेई में क्वेश्चन आया था इसी पे बेस्ड, मैं भी कराऊंगा। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों रेज जाकर के रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और वो जाकर के यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न करा रहे हैं। ठीक है, तो फिर से मुझे λ/2 कंसिडर करना पड़ेगा। ये लाइट रे λ/2, ये भी लाइट रे क्या हुआ, λ/2 एक्स्ट्रा चलेगा। लेकिन जो डायरेक्ट सोर्स से लाइट मिल रहा है इसमें कोई भी पाथ का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा उसके हिसाब से तुम लोग देख लेना वही चीज कैसे करना है। आगे इस वाले में कुछ प्रॉब्लम होगा क्या, नहीं इस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन में कभी भी कोई इशू नहीं आता है। रिफ्रैक्शन में कोई भी फेज चेंज नहीं होता है। तो जहाँ पे जो इंटरफेरेंस मिल रहा था मैक्सिमा की जगह पे मैक्सिमा ही मिलेगा, मिनिमा की जगह पे मिनिमा मिलेगा। चलो आगे चलते हैं। हाँ, थिन फिल्म इंटरफेरेंस में कुछ क्वेश्चन करते हैं और अच्छे जगह से और अच्छा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक थिन फिल्म है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1.5
और ये n इज इक्वल टू 1.33। लेट से इसको मैं 1 बोल लेता हूँ, इसको 2 बोल लेता हूँ, और ये n नॉट है, और ये लाइट रे इस तरफ से आ रही है। अगर तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर ये सब क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस, व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस of the glass such that the reflected light gives destructive interference. Gives destructive interference. लैम्डा जो गिवन है एयर में वो दिया गया है, लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर। चलो सॉल्व करो इसको, काफी बढ़िया क्वेश्चन। तो देखो कुछ कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए हैं बस उतना सा ध्यान रखो कि अगर कोई भी डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा तभी जाकर के पाई का फेज चेंज होगा, है ना। अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो पाई का फेज चेंज नहीं हो सकता है। तो डेंसर मीडियम कौन कौन सा है पहले उसको मार्क कर लो, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से दूं तो ऊपर वाला क्या है, रेयरर मीडियम है। इसके रेस्पेक्ट में नीचे वाला क्या है, डेंसर मीडियम है। इसके नीचे वाला डेंसर मीडियम के रेस्पेक्ट में क्या है, रेयरर मीडियम है, क्योंकि इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से कम है। तो बात कुल मिलाकर के इतनी होगी कि पहला रिफ्लेक्शन होकर के लाइट रे ऐसे मिलेगा, और जब इस तरीके से लाइट रे आएगा तो इसमें तो λ/2 एक्स्ट्रा पाथ चला, और इसने कितना चला, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो हुआ है वो रिफ्लेक्शन रेयरर मीडियम से हुआ है तो कोई भी पाई का फेज चेंज नहीं होगा। लेकिन क्योंकि इसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल लिया है, कितना 2 म्यू टी, और टोटल पाथ डिफरेंस हो जाएगा माइनस ऑफ λ/2 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ये 2n-1 λ/2 के बराबर होना चाहिए। इधर से सिंपल है, λ/2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो होता है हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए रिलेशन होता है। तो 2 म्यू टी कितना आ जाएगा, 2 म्यू टी इज इक्वल टू, म्यू कौन सा लेना पड़ेगा मुझे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस, नॉट नीचे वाला, है ना, एयर के रेस्पेक्ट में। तो ये 1.5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा n लैम्डा। अब बस वैल्यूज को पुट कर लेना, 2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 1.5, थिकनेस जो कि मुझे निकालना है, n का वैल्यू कितना ले लें, अगर मुझे मैक्सिमा चाहिए तो n का वैल्यू हम लोग 1 ले सकते हैं, इवन 2 भी ले सकते हैं, बराबर है क्या, वो नेक्स्ट थिकनेस हो जाएगा। तो n का वैल्यू सिंपल रखने के लिए 1 ले लेता हूँ, और लैम्डा का वैल्यू कितना दे रखा है, 600 नैनोमीटर, 600। ये हो जाएगा 600। ठीक है, तो इधर से तुम्हारा थिकनेस आ जाएगा, और उसका वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं। 450 आ रहा है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसी में अगर नीचे जो है ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.33 ना दे करके सपोज 2 दे दिया होता, तब डेंसर मीडियम हो जाता, और इस बार हमारा इसमें λ/2 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता। तो अल्टीमेटली सिर्फ 2 म्यू टू इज इक्वल टू 2n-1 λ/2 लिखते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन, जो कि आई थिंक जेई या ओलंपियाड में कहीं तो आया था, जेई में आया था।
क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है कि एक लाइट रे है जो कि इंसिडेंट हो रहा है थीटा एंगल पे, और वो रिफ्लेक्ट करेगा ऑफ कोर्स, और ये लोकेशन है डी, जहाँ पे इस तरफ से भी लाइट रे फॉल कर रहा है, इस तरफ से भी लाइट रे आ रहा है, और ये जो डिस्टेंस है ये डी दिया गया है, और ये एंगल थीटा दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा, और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज किया गया है डेट इज लैम्डा है। तो क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द कंडीशन such that there is a destructive interference there is a destructive interference at point D। D पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलना चाहिए, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा ये हमें निकालना। दिस इज पॉइंट डी। सॉल्व करो, चलो करते हैं। तो पाथ डिफरेंस अगर हम लोग निकाल लेंगे तो सारा का सारा काम हो जाएगा। तो मैं दो तरह के रेज को यहाँ पे शो कर रहा हूँ, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो सेकंड वाला में तो कोई भी पाथ डिफरेंस मतलब पाथ एक्स्ट्रा नहीं चला है, वो तो साफ साफ दिख रहा है। और जो फर्स्ट वाला है वो लाइट रे एक्स्ट्रा चला है, कितना एक्स्ट्रा चला है उसी को हम लोग निकालेंगे। तो ये लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट करने के बाद फिर डी लोकेशन पे पहुंचा है, और ये लाइट रे डायरेक्ट इसके पास पहुंच गया। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूं मैं इस लोकेशन से। तो ये परपेंडिकुलर जैसे ड्रॉप करेंगे तो हमें पता चला कि इतना सा एक्स्ट्रा चला है, और ये जो लेंथ है ये भी एक्स्ट्रा चला। तो तुम्हें एंगल्स वगैरह गिवन है, एंगल कितना गिवन है, दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी हो जाएगा थीटा। समझ में आ रहा है क्या? तो एक ट्रायंगल बना इधर, ये परपेंडिकुलर। तो ट्रायंगल अगर ऐसा है तो ये ट्रायंगल का ये जो लेंथ है डेट इज डी, और ये जो एंगल है डेट इज थीटा, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें ये एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना आ जाएगा, x मान लो, तो ये हो जाएगा x cos थीटा इज इक्वल्स टू डी। सो x इज इक्वल्स टू डी अपॉन cos थीटा विच इज इक्वल्स टू डी sec थीटा। क्या ये जो लेंथ निकला है ये x है, बिल्कुल, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है तुमने, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x, बोलो कितना हो जाएगा वो डिस्टेंस, cos 2 थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल हो चुका है 2 थीटा। सो दिस विल बी x इंटू कॉस 2 थीटा। तो इधर से हम लोग लिखेंगे दिस एक्स्ट्रा डिस्टेंस जिसको मैं बोल लेता हूँ y। सो y विल बी इक्वल्स टू x इंटू कॉस 2 थीटा, x का वैल्यू पुट कर लेता हूँ विच इज डी सेक थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ये आ गया, तो ये हमारा y आ गया। अब एक्स्ट्रा पाथ कितना चला है, 1 और 2 के लिए देख लेते हैं। 2 तो बिल्कुल नहीं चला है, जो भी चला है 1 चला है। तो डेल्टा x पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू, पहला इसने y डिस्टेंस चला है, दूसरा इसने कितना चला है, x चला है एक्स्ट्रा, प्लस क्योंकि इसने डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन किया है तो लैम्डा बाय 2 भी चला है। तो लैम्डा बाय 2 जिस इसने ऐड नहीं किया उसका क्वेश्चन आंसर गलत आ जाएगा। अब y का वैल्यू पुट कर लो विच इज डी sec थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस डी sec थीटा प्लस लैम्डा बाय 2 डी sec थीटा कॉमन ले लो, तो ये जगह 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तुम्हें फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है,
है ना। ये कितना आ जाएगा, डी सेक थीटा इंटू, बोलो कितना आया, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 cos। तो ये हो जाएगा थीटा से प्लस ऑफ लेमडा बाई 2, और सेक थीटा कितना होता है 1 बाय कॉस थीटा, तो एक कटेगा, एक क्या हो जाएगा 2d कॉस थीटा प्लस ऑफ लैम्डा बाई 2। तो ये मेरा पाथ डिफरेंस निकला डेल्टा एक्स, जो कि अब हमारे लिए आसान है, मैक्सिमा निकालना है। तो इस डेल्टा एक्स को किसके बराबर कर लो, एन लैम्डा के, और अगर तुम्हें मिनिमा निकालना है तो डेल्टा एक्स को किसके बराबर कर लो, 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर। ये आ गया फाइनल आंसर। बोलो समझ में आया। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये, जिसमें कि हम लोग को पता चलता है कि हाँ किस तरीके से हर एक चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके लेना पड़ेगा। जैसे कि इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट आ गए तुम्हारे, थिन फिल्म का भी कॉन्सेप्ट आ गया क्योंकि लेमडा बाई 2 एक्स्ट्रा चला है। ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ का आया क्या इसमें, नहीं आया। मीडियम अगर चेंज कर दिया होता तो ऑप्टिकल पाथ का भी आ जाता, है ना। और सिंपल सा पाथ डिफरेंस ज्योमेट्री वाला से कंडीशन से हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा काफ़ी कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो लगभग ये सारा कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन तुम लोग करके लेके आना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एडवांस लेवल का। एक फिल्म है जो कि कुछ इस तरीके से बनाया गया, थीटा, और थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, स्मॉल है, और जो लाइट रे हैं इसके ऊपर फॉल कर रहे हैं वर्टिकली कुछ इस तरीके से, और ये लाइट रेस अगर फॉल करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जो इंटरफेरेंस होगा वो मुझे दिखेगा, बराबर। तो ये अगर लाइट रे मैं सिर्फ दो लूँ तो मैं कंडीशन निकालना है, ये अगर लेंथ L1 लिया और ये लेंथ L2 लिया तो कंडीशन निकालना है कि क्या कंडीशन होना चाहिए जिसके लिए मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला लिख सकता हूँ। नेक्स्ट क्लास से करके लेके आना, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बाकी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है ये वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में एक डिफ्रैक्शन जो बचा है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास से कंप्लीट करेंगे, और उसमें दो चीज़ है, फ्राउनहोफर्स और फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन, और मेनली उसी को हम लोग को कंप्लीट करना है। और लास्ट में हम लोग का पोलराइजेशन बचेगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट।